बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आई एम सॉरी, थोड़ी सी क्लास लिटिल लेट स्टार्ट हुई है। तो टुडे हम पढ़ेंगे जी चैप्टर नंबर 1, फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग इकॉनमी। ठीक है, दिस इज़ अबाउट मोर ऑफ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिकली। ठीक है जी। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। वाई इंजीनियरिंग इकॉनमी इज़ इम्पोर्टेंट टू इंजीनियर्स। ठीक है जी। बिकॉज इंजीनियर डिज़ाइन एंड क्रिएट। ठीक है जी। डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक डिसीजन। तो डिज़ाइन के आपको पता है कि तीन चीज़ें, मेन जो चीज़ें होती हैं वो तीन होती हैं। नंबर वन, सेफ्टी। ठीक है, इकोनॉमिक्स और सर्विसबिलिटी। ये तीन चीज़ें होती हैं। सेफ्टी का चीज़ जो है वो सेफ़ होगी फॉर द यूजेज। ठीक है जी। तो जो भी उसके ऊपर जो आपका एक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट है या एक्सपेक्टेड लोड्स हैं, ठीक है, या जो एक्सपेक्टेड सर्विस होगी उस दौरान वो क्या रहेगा, सेफ़ रहेगा। सर्विसबिलिटी के वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो उसका मकसद है ना वो अपना मकसद पूरा करेगा। सर्विसबिलिटी से मुराद ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लाजा डिज़ाइन करते हैं ना, तो अगर वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स के लिए फर्नीचर के लिए सेफ्टी है तो वो सेफ्टी का एक्सपेक्ट है। लेकिन वहाँ पे जो शॉप्स हैं, एक एक शॉप ओनर है, अब वो शॉप उस शॉप ओनर की ज़रूरत पूरी करता है। ठीक है, वो स्पेस इस तरह से अवेलेबल है उसको, ठीक है, लोकेशन है, एक्सेस है उसको, कस्टमर की एक्सेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सर्विसबिलिटी के रिलेटेड आती हैं। ठीक है, और किसी किस्म का बिल्डिंग के फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना फंक्शंस के रिलेटेड, ये सारी आती है सर्विसबिलिटी। नंबर 3 इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। और इकोनॉमिक ही मैटर करती है सबसे ज़्यादा आफ्टर सेफ्टी। तो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड इंजीनियर मस्ट बी एबल टू इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक एनालिसिस इनटू देयर क्रिएटिव एफर्ट्स। तो आपने जो भी काम करना है एट, ठीक है, जिस तरह आप तो आप फाइनल ईयर के हो ना, आपने पढ़ा होगा कि आप मैनेजमेंट में कि जिस तरह आप टाइम के रिलेटेड आप गैंट चार्ट बनाते हैं ना, एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक। ठीक है, फिर आप वो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करते हैं और फलाना टमकाना करके आप निकालते हैं जी कि ये हमारा स्केजुअल टाइम है, फिर उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन करते हैं। सिमिलरली फॉर दैट आपको क्या करना पड़ता है, उसके पैरेलल इकोनॉमिक एनालिसिस भी करना पड़ता है ईच एंड एवरी एक्टिविटी का। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जस्ट अरिथमेटिकली ऐड नहीं करनी होती, कि मतलब इसकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्पेंड 100,000 नाउ, ठीक है जी, से आपने 1 लाख अभी स्पेंड किया है। ठीक है जी, एंड 100,000 ही आप नेक्स्ट ईयर स्पेंड करेंगे। ठीक है जी, एंड और एग्जांपल ले लेते हैं। 100,000 ही आपने से 5 years अगो स्पेंड किया है। ठीक है, और 100 ईयर से 100,000 ही आपने आफ्टर 5 years स्पेंड करना है। और ऑल दीज अमाउंट्स इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। पॉइंट समझे आप मेरा, कि क्या ये पांचों अमाउंट्स जो हैं, ये चारों अमाउंट्स जो हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बराबर हैं। नो सर। ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले वाला जो 1 लाख है उसकी वर्थ ज़्यादा थी उस वक़्त आज की निस्बत। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, डाउन होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो आज का 1 लाख है वो
आज से 5 साल पहले वाले 1 लाख की निस्बत उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, ठीक है। इसी तरह आज का जो 1 लाख है, आज से 5 साल बाद वाला जो 1 लाख होगा उसकी निस्बत इसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इस चीज़ को भी आपने क्या करना है, इकोनॉमिकली अपने डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आई। सो इंजीनियर मस्ट बी एबल टू इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक एनालिसिस इनटू देयर क्रिएटिव एफर्ट, ठीक है। एक तो आपने चले मटेरियल्स में से पैसे बचाने हैं, ठीक है, डिज़ाइन करके, ठीक है, साइजेस को इकोनॉमिक रेंज में लेके आना है, ठीक है। डिफरेंट आप डिज़ाइंस की स्कीम्स ऐसे बनाते हैं कि वो इकोनॉमिकल हूँ। एंड सेकंड पार्ट क्या आता है यहाँ पे, स्केजुअलिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि आपका पैसा किस टाइम ड्यूरेशन में खर्च हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है जी। सो ऑफन इंजीनियर्स मस्ट सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। तो आपके पास समटाइम मल्टीपल अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक साइट को आपने रोड देनी है। मिसाल देते हैं जी कि इफ़ अगर हमसे लाहौर को ना मीरपुर से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो देर में बी आर मोर देन 2 to 3 ऑप्शंस। एक ऑप्शन है वाया जीटी रोड, ठीक है जी। सॉरी, आप ये कह लें कि शॉर्टकट छोटा पाथ लेते हैं, लाहौर तो ज़्यादा दूर हो गया। से आप कह रहे हैं खारियाँ वाली साइड, ठीक है जी, या सराय आलमगीर बाईपास जिधर आता है, यहाँ से अब ये 2 रास्ते निकलते हैं। आपने चूज़ करना जी कि आप जीटी रोड से दीना वाले रास्ते, मंगला वाले रास्ता मीरपुर, वो आपके लिए बेटर पड़ेगा, ठीक है। या आप इधर से आप अपर जेलम कनाल के रास्ते से सीधा, ठीक है, आगे ये जातना और इधर खालकाबाद वाली साइड से आप मीरपुर पहुँचें, ठीक है। सो ये 2 अल्टरनेटिव्स हैं, इसके अलावा भी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है जी। से देर आर नो रोड्स अवेलेबल एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट वन। तो आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव जो लाइफ टाइम बेसिस पे, ठीक है, लाइफ टाइम बेसिस पे इकोनॉमिकली बेस्ट होगा। उसमें से सिर्फ आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं शामिल होगी, बल्कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट भी शामिल होगी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस भी हम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह के कुछ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है जी, आपने अपनी कंपनी के लिए कोई एक्सकेवेटर ख़रीदना है, ठीक है। सो यू हैव टू बाई वन फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट में आपको बेशुमार मॉडल मिलेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक बाइंग अ कार, ठीक है। तो जब चलो हम कार की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने अपनी कंपनी के लिए एक व्हीकल बाई करनी है, ठीक है जी, कार बाई करनी है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन। सो विच शुड बी सिलेक्टेड, विच विल बी इकोनॉमिकली बेटर, जो कि इंटेंडेड सर्विस है इकोनॉमिकली बेटर प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। फंडामेंटल्स तो आपको इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कि कार की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। से आप कहते हो जी कि हमने 1300 सीसी कार लेनी है, ठीक है जी। तो कुछ पैरामीटर फिक्स करेंगे ना आपके पास, तो फिर आपके पास एक सर्टन ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे फ्यूल इकॉनमी क्या है, ठीक है, मेंटेनेंस क्या है, कंफर्ट क्या है, ठीक है, माइलेज वगैरह क्या है, ठीक है। और इवन आप रीसेल भी इसमें शामिल करते हैं। और फिर टाइम ड्यूरेशन बेस पे आप देखेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगी, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो होपफुली इसी तरह आपने इक्विपमेंट सेलेक्ट करना होता है, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बार बार रिप्लेस होता है,
क्योंकि वो हैवी यूजेज की वजह से सम टाइम उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होता है, से एक्सकेवेटर्स हैं, ठीक है, इसी तरह क्रेन्स हैं, ठीक है। तो इस ये क्या होता है कि ये या तो बार बार ये रिप्लेस होते हैं, या बार बार इनको क्या करना पड़ता है, ओवर हालिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारे इकोनॉमिक डिसीजन इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन भी होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदना है आपने, उसके लिए भी इकोनॉमिक इन्वॉल्व होगी, ठीक है जी। फिर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि इकोनॉमिकली दिस इज ऑल दीज, ये यानी कि 5 साल पहले वाला 1 लाख, आज का 1 लाख, आज से 1 साल बाद वाला 1 लाख, और आज से 5 साल बाद वाला 1 लाख, ये चारों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है जी। सो आज का 1 लाख किसके बराबर होगा, ठीक है जी। दैट विल बी इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 1 + i पावर। पावर होगा जी जितने ईयर बाद, अगर 1 साल बाद का है तो 1 साल बाद के ऊपर आप 1 टाइम इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड 1 + i फैक्टर, ठीक है जी। ये हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमने इन फ्यूचर वैल्यू देखनी है तो, ठीक है जी। और डिवाइड करते हैं अगर हम पास्ट में वैल्यू देखते हैं तो, ठीक है जी। सो आज का 1 लाख अगले साल के अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, से मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आज का 1 लाख किसके बराबर होगा, नेक्स्ट ईयर के 1,10,000 के। ये चीज़ समझ आई आपको? यस सर। हाँ, यस सर। सुन रहे हो ना? ये आपको थोड़ा गौर करोगे ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये आपको समझ आती जाएंगी, ठीक है जी। सो दिस इज द फैक्टर 1 + i n। n इज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी, एंड i इज इंटरेस्ट रेट, एंड 1 इज ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। तो ये फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वैल्यू है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको अंडरस्टैंड होगी कि आज का 1 लाख अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो, या आप कह लें कि एवरेज इन्फ्लेशन 10% है, तो नेक्स्ट ईयर आज जो चीज़ 1 लाख की मिल रही है, नेक्स्ट ईयर आपको 1,10,000 की मिलेगी, ठीक है। या आज जो वैल्यू ऑफ मनी 1 लाख की है वो नेक्स्ट ईयर 1,10,000 की होगी उतनी। इसी तरह अगर आप प्रीवियस बात करेंगे, अगर आप 5 साल पहले चले जाते हैं, तो से i इज इक्वल टू 10% एंड n इज इक्वल टू -5। तो माइनस पावर का मतलब क्या होगा कि ये फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज का 1 लाख आज से 5 साल पहले के किसके बराबर होगा जी? सो यू हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। सो दिस विल बी इक्वल टू 100,000 मल्टीप्लाई बाई 1 + 10% पावर -5, दैट इज इक्वल टू 62,000। यानी कि आज से 5 साल पहले वाला 62,000 आज के 1 लाख के बराबर है। ये कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या कि आपने इंटरेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है जी। इंटरेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है जी, या आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है। तो ये मैं तीनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। एक होता है जी कि जो जिस कंट्री में आप फंक्शनल या ऑपरेट कर रहे हैं ना, उसका एक इन्फ्लेशन डाटा होता है जिस एरिया में आप करते हैं, ठीक है जी। तो एक उसका इन्फ्लेशन डाटा होता है, ठीक है। और सम टाइम लोग फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च और जहाँ पे प्रॉपर सूद वगैरह या इस तरह का निज़ाम नहीं होता ना, वहाँ पे लोग फिर क्या करते हैं, इन्फ्लेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन सम केसेस सम कंपनीज क्या करती हैं, अपना प्रीवियस हिस्ट्री देखती हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो पिछले 5 साल से एवरेज 8% सालाना कमा रही है, ठीक है। एवरेज 8% सालाना कमा रही है। तो अब वो कहते हैं कि अब वो एक्सपेक्ट करेगी कि हम नेक्स्ट भी क्या करेंगे, 8% एटलीस्ट हमने कमाना है। ये उसका मिनिमम गोल होगा। तो ये कंपनीज खुद भी अपने लिए सेट करती हैं, ठीक है, गोल, या आप बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन इसको एनालिसिस करते हैं, या बेस्ड ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और इन मैनी केसेस क्या होता है कि लोग लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद क्या होता है, आप लोन के ऊपर आप फिक्स इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है जी। अब फिक्स इंटरेस्ट जो आप पे करते हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तो पैसा हासिल करने की कॉस्ट थी आपकी, ठीक है जी। इसमें आप क्या करते हो, कुछ रिस्क फैक्टर ऐड करते हो और अपना प्रॉफिट ऐड करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 8% सूद पे ले लिया कर्जा बैंक से, ठीक है जी। अब 8% आपने किसको देना है, बैंक को, सही है। प्लस उसमें आप क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट डाल के प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट आप बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट आप यूज़ करते हैं, ठीक है जी। प्रोजेक्ट को यूज़ करने से पहले या तो आप इन्फ्लेशन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको 1 बाय 1 लिख के देता हूँ। या तो आप इन्फ्लेशन वाला आई यूज़ करेंगे, या आप क्या करेंगे, कंपनी का रेट इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। या अगर आप न्यू हैं तो आप मार्केट इंटरेस्ट रेट वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये कैसे करते हैं, ये 1 बाय 1 चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी, ठीक है, जो जो हम इस लेक्चर को पढ़ते जाएंगे। ये चीज़ समझ आई। और ये तीनों इस्टेब्लिश कब किए जाते हैं, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट वो क्या होता है जी, रेट ऑफ रिटर्न, और वो -100% से कहाँ तक जा सकता है जी एक प्रोजेक्ट, अप टू इन्फिनिटी। सुन रहे हैं ना मुझे या नहीं सुन रहे? चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है। यस सर, सुन रहे हाँ, सुन रहे सर। तो सुन रहे हैं आफ्टर सर। प्रोजेक्ट क्या होता है, आप रेट ऑफ रिटर्न उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो एक्चुअल है। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब आपने एनालाइज किया, या तो 100% पैसा डूब गया, ठीक है, तो 100% से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, तो या फिर अप टू इन्फिनिटी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये होता है रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमें क्या करना होता है, ठीक है, ये भी फाइंड करते हैं हम, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ और रिपोर्ट्स वगैरह फाइनलाइज करने के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट्स को वैल्यूएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट पे एक एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और वो या तो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा, या कंपनी का जो
प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है उनका आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या आया है, या मार्केट का इंटरेस्ट है, या ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहरहाल आप एक आई यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और जो भी आपने इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होती है या जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक टाइम से जब दूसरे टाइम पे आप लेके जाएंगे, आपने इंटरेस्ट वाला इक्वेशन लाजमी उसके साथ अप्लाई करनी है। ठीक है, पर्पज़ आपको समझ आ गया होगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक अमाउंट है आज की, और एक आज से 5 साल बाद वाली है, या आज 5 साल पहले वाली है। दोनों को आप इक्वेट करना चाहते हैं, कहीं बराबर लेके आके एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी एक टाइम पे लेके आएंगे। ठीक है, जनरली हम प्रेजेंट टाइम पे लेके आते हैं, तो आपको फिर ये फार्मूला, इस फार्मूले से वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वैल्यू से कन्वर्ट करके, सो दिस विल बी द फार्मूला वी आर मल्टीप्लाइंग विद एवरी अमाउंट। ठीक है, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आज एक चीज़ 1 लाख की मिल रही है और नेक्स्ट ईयर वो चीज़ मिल रही है 1,05,000 की, और इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है, तो आज का 1 लाख, आज वो चीज़ ख़रीदना बेहतर है या 1 साल बाद ख़रीदना बेहतर है? ये क्वेश्चन है मेरा। आज सर। ठीक है, तो 1 साल बाद। हाँ ठीक है, अब डिफरेंट ओपिनियन आ गई ना। अगर आप अभी ख़रीदेंगे, आपको अमाउंट कितनी पड़ रही है जी? मैंने बोला 1 लाख की। 1 साल बाद की कितनी, आफ्टर 1 ईयर 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 बोला ना मैंने, जबकि इंटरेस्ट रेट मैंने बताया है 10% है। ठीक है जी, तो ऑप्शन 1 हो गया जी 1 लाख अभी के लिए। ऑप्शन 1 है 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर है 1,05,000। अब इस आफ्टर 1 ईयर वाली अमाउंट को हम कहाँ लेके जाएंगे? प्रेजेंट में। ठीक है जी, तो प्रेजेंट में लेके आते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर वाली अमाउंट यहाँ पे कहीं पे मैं लिख लेता हूँ, इक्वल टू 105,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 10% इंटरेस्ट रेट, और 1 साल बाद है तो 1 साल पीछे लेके आ रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में लेके आ रहा हूँ 1 साल बाद वाली वैल्यू को, तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है जी, दैट कम्स आउट टू बी 95,450, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 95,400 जो भी था। ठीक है, से अब बताएं कौन सा इकोनॉमिकल रहेगा ऑप्शन? ठीक है, जो आप 1 साल बाद खरीदेंगे। ठीक है, तो इनको कंपेयर करने के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? ठीक है जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या इंटरेस्ट रेट और टाइम का। ठीक है, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। ये चीज़ समझ आई? सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर जब हम 1 साल बाद किए तो सर हमने +1 क्यों नहीं किया, -1 क्यों किया सर? 1 साल बाद है ना, उसको पीछे लेके आए हैं ना, अभी के टाइम पे लेके आए हैं ना, पीछे लेके आए हैं ना, इसलिए -1 हुआ है ना। आगे लेके ओके जाएंगे तो पावर +1 होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया यस सर। आपको? हाँ, तो ये है जी अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब समझ आया टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? तो इंटरेस्ट यस सर रेट, आगे। हाँ इंटरेस्ट रेट अभी हम ना जनरल वैल्यूज़ जो हैं, जो मतलब के ना एक गिवन वैल्यूज़ वो यूज़ करेंगे। ठीक है, उनको इस्टेब्लिश कैसे करते हैं वो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस में मे बी आफ्टर मिड। ठीक है, अभी तक हमें इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंटरेस्ट रेट गिवन होगा। ठीक है,
सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने कहा ना इकोनॉमिक इक्विवेलेंस। इकोनॉमिक इक्विवेलेंस क्या कहती है कि इकोनॉमिकली क्या वैल्यूज बराबर है। तो इकोनॉमिकली इक्विवेलेंस ये है कि आज का 1 लाख अगले साल के 1,10,000 के बराबर है। ठीक है जी, आफ्टर 1 ईयर के 1,10,000 के बराबर है अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो। ठीक है जी, अब ये दोनों अमाउंट इकोनॉमी के लिए क्या है, इक्विवेलेंट है। ये समझ आया। यस सर, आगे। ठीक है जी, इसी तरह आज से 1 साल बाद का जो 1,05,000 है वो अभी के 95,400 के बराबर है। बोथ अमाउंट्स आर इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। ये कंसेप्ट है इकोनॉमिकल इक्विवेलेंस का। ठीक है जी, सो दैट्स वाई कि हम आधा टाइम तकरीबन क्लास का पहली स्लाइड पे लगा रहे हैं। ठीक है जी, अब प्रॉपर इकोनॉमिक, ठीक है, बाकी तो आपकी कॉस्ट एस्टिमेशंस, ठीक है, आर वाइटल फॉर इंजीनियर्स। ठीक है जी, अ प्रॉपर इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन इज द फंडामेंटल टास्क ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये फंडामेंटल टास्क है। जिस तरह डिज़ाइन, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी आपका फंडामेंटल टास्क है, इस तरह प्रॉपर इकोनॉमिक एनालिसिस इज आल्सो अ फंडामेंटल टास्क। ठीक है जी, सो ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड है। ठीक है जी, तो अब हम ज़रा थेरी पढ़ेंगे थोड़ी इसकी। ठीक है जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन द चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी ओवर टाइम फॉर फंड्स ओल्ड बाई और ओन्ड बाई अ कॉरपोरेशन और इंडिविजुअल। ठीक है जी, ओल्ड का क्या मतलब है कि आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, ओन्ड क्या मतलब है कि आप उसके ओनर हैं। ठीक है जी, बेशक वो पैसा आपके पास है या आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है जी, उस पर टाइम गुजरेगा तो आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है जी, इंटरेस्ट की इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यही वजह है कि कभी भी जो आपके पैसा है उसको आपने कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रखना होता। ठीक है जी, तो आगे आपको ना मल्टीपल ये चीज़ें इसके ना एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे कि कैसे ये आप इस चीज़ को ना एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, सो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अर्न अ रिटर्न। कॉरपोरेट्स इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती हैं दे एक्सपेक्ट टू अर्न अ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व मनी, money has a time value. The time value of money is the most important concept in the engineering economy. ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, सो इंजीनियरिंग इकोनॉमी इन्वॉल्व फार्मूलेटिंग। सबसे पहले आप क्या करते हो, चीज़ों को फार्मूलेट करते हो। ठीक है, वो देखते हो कौन सी टाइम टाइम ड्यूरेशन क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, एस्टिमेटिंग। ठीक है जी, तो एस्टिमेट्स करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। ठीक है जी, सो एवेल्युएशन में आपकी फिर क्या आ जाती हैं, इकोनॉमिक कैलकुलेशंस आ जाती हैं सारी। सो एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ अल्टरनेटिव डिज़ाइन टू कम्प्लिश द डिफाइंड पर्पस। ठीक है जी, पर्पस आपका डिफाइंड है। जैसे मैंने बताया था कि पहले भी एक रोड की एग्जांपल दी थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन करनी है और आपके पास डिफरेंट पाथवेज हैं। ठीक है जी, तो पर्पस डिफाइंड हो गया कि पर्पस एक है, अल्टरनेटिव डिफरेंट है, तो उनको फिर आपने क्या करना है, इकोनॉमिकली एनालाइज करके एक बेस्ट जो होगा वो सिलेक्ट करना है। सो इजी टू यूज़ मैथ टेक्निक सिंप्लीफाई द एवेल्युएशन। ठीक है जी, सो इसकी मैथ टेक्निक इजी टू यूज़ है। ठीक है, इवन मैट्रिक वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इफ़ दे अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। So estimate the economic outcomes can be deterministic or stochastic in nature. ठीक है जी, तो estimates of economic outcomes can be deterministic। ठीक है, और यानी कि ये या तो ये जो आपका है ना एक क्या कहते हैं, सॉरी अभी मैं इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा, आई एम सॉरी। यह है डिटर्मिनिस्टिक, यह है कि आप एक चीज़ मतलब डिटर्मिन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फिक्स
तो ये पहले से तयशुदा है, ठीक है जी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आप कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या कुछ होती हैं जो जैसे फिक्स इंटरेस्ट रेट है ना, से मैंने वन वन लाख है, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर दिया है कहीं पे, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर मुझे कितना मिलेगा, 1,10,000, ठीक है जी। 1 लाख मेरी ओरिजिनल अमाउंट, 10,000 इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। कि ये चीज़ मैं पहले से तय कर सकता हूँ, ठीक है जी, ऐसा ही होना है, ठीक है, जिसके बारे में मुझे छोटी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इसका कोई नहीं है। स्टोचस्टिक नेचर में क्या होता है जी कि मैं कहीं पे 1 लाख रुपया लगाता हूँ, ठीक है जी। तो हो सकता है अगले साल 90,000 वापस आए, या हो सकता है 1.5 लाख भी आ सकता है, ठीक है जी। तो दैट इज स्टोचस्टिक इन नेचर, ठीक है जी, कि कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है जी। तो जस्ट कि थोड़ी सी मेरी ज़बान अभी फ्लुएंटली नहीं चल रही, तो होपफुली ये आपको समझ आए। तो इकोनॉमिक एस्टीमेट समटाइम क्या होते हैं, रेंजेस में भी होते हैं, ठीक है जी। तो उनको फिर आपने क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है अपनी कैलकुलेशंस में, ठीक है। वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फिर है जनरल स्टेप्स फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, फिर आपने क्या करनी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है जी। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इंडस्ट्री से, पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। और डिफाइन द सेट ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स, फिर आपने अल्टरनेटिव्स को देखना होता है। तो फिर आपने क्या करना है, सेट ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स को डिफाइन करना है। फिर आपने एक क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जनरली क्राइटेरिया क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, ठीक है। खासकर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉलिटिक्स भी होती है, ठीक है, पब्लिक की ओपिनियन भी होती है, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग, फिर आपने करना एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स एंड अप्लाई सेंसिटिविटी एनालिसिस, एंड देन आपने क्या करना है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। ये स्टेप्स है। तो ये काम हम एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, ठीक है जी। सो ये इसका फ्लो चार्ट है। तो अगेन ये सेम प्रोसेस आपने क्या करना होता है, रिपीट करना। फ्लो चार्ट आप ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल बेसिक एंड जनरल इंट्रोडक्शन हो रहा आज, ठीक है। तो देन आ जाता है एथिक्स। सो एथिक्स के डिफरेंट लेवल होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल मॉरल्स और एथिक्स, जैसे फंडामेंटल बिलीव्स हैं, स्टीलिंग, लाइंग, हार्मिंग एंड मर्डरिंग अनदर आर रॉन्ग। तो कुछ यूनिवर्सल मॉरल या एथिक्स हैं, ठीक है, कि जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को नुकसान पहुंचाना या कत्ल करना गलत है, ठीक है जी। फिर आ जाता है पर्सनल मॉरल और एथिक्स, बिलीफ दैट एन इंडिविजुअल हैज़ एंड मेंटेन ओवर टाइम हाउ अ यूनिवर्सल मॉरल इज इंटरप्रेटेड एंड यूज्ड बाय ईच पर्सन, ठीक है जी। तो सम टाइम क्या होता है जी कि अब दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को कुछ हल्का फुल्का नुकसान पहुंचाते हैं, या आप एक एम्प्लॉई बॉस को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये सिचुएशन भी हो सकती हैं, पर्सनल बिलीफ भी हो सकते हैं, और अब जो फंडामेंटल बिलीफ है उसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल मॉरल और एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये है कि आप इसको किस तरह समझते हैं, ठीक है जी। तो जनरली क्या होता है कि दोस्तों के दरमियान एक चीज़ ठीक लगती है आपको, ठीक है। प्रोफेशनली एक चीज़ आपको गलत लगती है, ठीक है। फैमिली के दौरान फैमिली के अंदर आप एक चीज़ को और तरह से देखते हैं, और बाहर आप और तरह से देखते हैं,
ठीक है। तो डिफरेंट एथिक्स को आप अपनी पर्सनल उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप में से कोई होगा जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता होगा, ठीक है, उसके नज़दीक होगा कि हल्का सा झूठ बोलना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक है। कुछ होंगे को हल्का फुल्का जो है वो उनकी ज़िंदगी में चलता रहता होगा, ठीक है। तो चलो, झूठ तो खैर एक फंडामेंटली वो क्या कहते हैं कि बुरी चीज़ है ना, लेकिन सिमिलरली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह करप्शन है, या टाइम टाइम के रिलेटेड जैसे है, जैसे आज हमने 5 मिनट बाद क्लास की, ठीक है। तो ए, हमारे यहाँ अब ये एनवायरनमेंट इस तरह का बन चुका है कि किसी ने भी माइंड नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये होता है कि हम किस किस लेवल तक उसको एथिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी लाइफ में उसको पर्सनली हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं। फिर है प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग एथिक्स, ठीक है जी। फॉर्मल स्टैंडर्ड आर कोड दैट गाइड्स अ पर्सन इन वर्क एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो आपने किसको फॉलो करना होता है? प्रोफेशनल एथिक्स को, ठीक है जी। जो फॉर्मल स्टैंडर्ड और कोड है दैट गाइड्स अ पर्सन इन वर्क एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग, आपने उस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है जी। तो पर्सनल एथिक्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, और जो यूनिवर्सल हैं वो हैं। तो फिर आपके लिए बेहतर गाइडलाइन क्या होगी? प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है जी। सो कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स है एनएसपी का, ठीक है। वेरी ब्रीफ, वेरी शॉर्ट, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस का है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है जी। एक कोड ऑफ एथिक्स फॉर फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, ठीक है। दैट इज़ आल्सो अ वेरी ब्रीफ, ठीक है जी। तो इसमें बताया गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यह है कि वाज और नसीहत थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, तो प्रॉपरली एक्सप्लेनेशंस थोड़ी सी कम है इसमें, ठीक है जी। ठीक है, इसमें यही है कि सच बोलेंगे आप, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो कुरान की मतलब हमें गाइडलाइंस है ना, वही पीसी कहता है कि हम भी फॉलो करें, ठीक है जी। इसके अलावा मोर प्रोफेशनली जो है ना आपकी जो फील्ड के रिलेटेड, दैट इज़ एनएसपी कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है जी। तो अब इस एथिक्स में क्या है, वो कहता है रूल ऑफ प्रैक्टिस, कि इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने क्या करना है। जैसे ये फर्स्ट रूल है, शैल होल्ड पैरामाउंट द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, ठीक है जी। इसी तरह आगे उसकी ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है जी। तो जिस जिस एरिया में आपकी कंपिटेंस है उसी में आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये नहीं कि आप सिविल इंजीनियरिंग है तो आप सिविल इंजीनियर है तो आप डॉक्टरी का काम शुरू कर दें, या आप बिजली का काम शुरू कर दें। सो दैट्स नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये बेशुमार एथिक्स है और इसकी डिटेल्स हैं, और आई थिंक दैट इज़ आल्सो वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट। हाँ, 2 पेजेस पे है ये, ठीक है। ये मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो इसको आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करना है, ठीक है जी। तो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर एथिक्स, ठीक है, कि जो काम आपको बताया जाए वो आपने करना होता है, ठीक है। तो एथिक्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन या मिड में या टर्मिनल में आता होता है, ठीक है। सो ये आपको कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। So all disciplines have a formal code of ethics. So स्क्रीन में ही ठीक नज़र आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ। यस सर। तो यस सर। क्योंकि ये तो थोड़ा इशू मुझे कोई लग रहा है, जूम इन नहीं हो रहा फुल,
तो ऑल डिसिप्लिन हैव फॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स. नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स मेंटेन्स द कोड स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स. मैनी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सोसाइटीज हैव देयर ओन कोड. अपना कोड भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें लैग करती हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है. आईटीसी गाइडलाइंस आपको एक दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो आपको अपनी पर्सनल ज़ात में आपको बेहतरी फील होगी, ठीक है जी. फिर आ जाते हैं जी कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट क्या होता है जी? द मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है जी. फी दैट वन पेज टू यूज सम वन एल्स मनी. डिफरेंट बिटवीन एन एंडिंग अमाउंट ऑफ मनी एंड अ बिगिनिंग अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप लोन लेते हो अभी, से स्टैंडर्ड अमाउंट है 100,000, ठीक है. यू हैव टू पे नेक्स्ट ईयर. सो नेक्स्ट ईयर आपने पे करनी है 100,000, ठीक है जी. अब आपने ये पे करना है, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया जी? सॉरी जी, स्क्रीन पे ग्लिच है, मूव नहीं कर रहा पूरा प्रीवियस स्क्रीन है. अभी कहाँ पे है स्क्रीन? एक्सेल अभी पे से सर. सही है. ठीक है एक्सेल ना. पे. अगर कुछ के लिए ठीक है तो ये रिकॉर्डिंग भी है, तो आप रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, या कुछ का जो लेक्चर मिस हो जाएगा ना. तो अब इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज अमाउंट, ठीक है जी. फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, ठीक है जी. तो जो 10,000 ऊपर है दैट इज़ इंटरेस्ट, ठीक है जी. और इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होता है? परसेंटेज में होता है, ठीक है जी. ये स्पेलिंग मिस्टेक आप इग्नोर करेंगे, ठीक है जी. एंड दैट इज फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100. सो 10% आपका क्या होगा? इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है जी. सो परसेंटेज में लिख लेते हैं इसको, दैट इज 10%. इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट इज ऑलवेज अमाउंट, और इंटरेस्ट रेट हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में होता है, ठीक है जी. ये फ़र्क भी आपने याद रखना है. सो इंटरेस्ट इज अमाउंट द मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी फी दैट वन पेज टू यूज समवन एल्स मनी, ठीक है जी. अब आपने से लोन लिया ना 1 लाख, तो 1 लाख तो ओरिजिनल अमाउंट है, वो तो वापस करनी है. 10,000 उस 1 लाख को इस्तेमाल करने की फ़ी है 1 साल के लिए, ठीक है, वो आपने पे करनी है, ठीक है जी. सो दिस इज ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है जी. ये आ गई आपकी, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. इसको क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल अमाउंट. और ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट प्लस इंटरेस्ट. इसमें अब इंटरेस्ट शामिल है. सो अब मुझे बताएं, एक से हमने 1 लाख लोन लिया, ठीक है जी. 1 साल के लिए उस पे कारोबार किया, ठीक है जी. कारोबार करने के बाद बैंक को हमने 1,10,000 पे कर दिया, ठीक है जी. से हमने जो अर्न किया है दैट इज़ 150,000, ठीक है जी. चलो ये भी एग्जांपल में लिख देते हैं. ये हमने अर्न किया, बैंक को पे किया है मैंने 1,10,000. अब मुझे बताएं कि मेरी कॉस्ट कितनी आई है. व्हाट इज़ माई कॉस्ट?
इस बिजनेस को करने के लिए मेरी कॉस्ट कितनी थी? $40,000। नो, 40,000 तो प्रॉफिट है, समझे हो? 40,000 तो प्रॉफिट हो गया है ना। तो ये रिपीट करेंगे एग्जांपल। देखो कॉस्ट किधर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज कॉस्ट 1 लाख की होगी। 10,000। और 1 लाख तो बैंक का था, उसी को दे दिया ना मैंने। एडिशनल कितना दिया है? 10,000। ये मेरी कॉस्ट थी सिर्फ पैसा लेने के लिए। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिर्फ पैसा इस्तेमाल करने के लिए मुझे 10,000 देना पड़ा है। ये चीज़ समझ आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यस सर, समझ आ गई। हाँ, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50%। ठीक है जी, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर 10% क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ यानी कि सरमाए को हासिल करने के लिए मुझे 10% देना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट मेरा था ना, या बिजनेस मेरा था, या जो भी इन्वेस्टमेंट मेरी थी, लेकिन 10% सिर्फ मुझे कैपिटल हासिल करने के लिए देना पड़ा है। ठीक है जी। सो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया फिर? 40,000 या 40%। ये चीज़ समझ आया जी आप लोगों को? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करना है। इंटरेस्ट समझ में आया? इंटरेस्ट आपने 1 साल पे करना, नेक्स्ट ईयर पे करना है। ठीक है जी। सो अगर हम ये लोन लेते से, अब एक लोन लेते हैं हम अगेन फॉर द सेम अमाउंट। ठीक है जी। पे करना है आफ्टर 2 years। अगेन इंटरेस्ट रेट इज आल्सो 10%। तो 2 साल बाद पे करना है। द फार्मूला विल बी 100,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इंटरेस्ट 10% पावर 2। सो 2 साल बाद अगर हम पे करेंगे तो कितना पे करेंगे? 121,000। ठीक है जी। ये चीज़ समझ आई? यस सर। हाँ। तो इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होता है? कंपाउंड होता है। ठीक है जी। अब इस चीज़ को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप पे आफ्टर 1 year करते हैं, दैट विल बी 110,000। दिस विल बी बेटर। और जब आप सेकेंड ईयर की बात करेंगे, तब आप जो आफ्टर 1 year वाली अमाउंट होगी उसी के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप कौन सा इंटरेस्ट यूज़ करेंगे? हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर पे नहीं करते, आप कहते हैं मैं 3 साल बाद पे करूँगा, द इंटरेस्ट विल बी चार्ज ओवर द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ईयर 2। तो अब इसके ऊपर आप 10% क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे। 1.1 फैक्टर बनता है। ठीक है जी। सो ये नहीं है कि 3 साल के लिए है तो 10% इंटरेस्ट, तो दैट विल नॉट बी 30,000। ठीक है, दैट विल बी 133,100। ये चीज़ समझ आई जी? तो
आपका फार्मूला कंपाउंड होगा, और कंपाउंडिंग का फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दैट इज़ 1+i⁻n। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो कंपाउंडिंग फैक्टर आपने अप्लाई करना है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट रेट इज़ इंटरेस्ट पेड ओवर अ टाइम पीरियड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100%। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, सही है जी। तो इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करना है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक दो दफ़ा पढ़ोगे ना आप, तो ये बेहतर समझ आ जाएगी आपको, ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इंटरेस्ट अर्नड सर ओवर एक्सक्यूज मी, जी जी। सर क्लास एंड होने वाली है सर, ये मीटिंग 1 मिनट रहता है सर, तो इसके बाद कितने टाइम के बाद ज्वाइन करें? अच्छा चलो, ये रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट आपको समझ आ गया ना ये? यस सर। हाँ, तो ये रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। 10 मिनट की ब्रेक है, इसके बाद अगली भी यही क्लास है, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैंने आपके साथ 2 लिंक शेयर किए थे। एक्चुअली ये है कि मेरी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गई हुई है टीम्स की, तो अब 1 घंटा सिर्फ फ्री हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर।